हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे पेपर का। असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर है। जो नए आए हैं मैं चैनल पे उनको बता देता हूँ। असिस्टेंट ग्रेड 3 का ये पेपर है। 2024 में एग्जाम हुआ था फैब में, और फैब में इसकी आंसर की जहां तक रिलीज हो गई थी। अब तो लंबा टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है। इसके मैथ के पेपर जो है वो आपके पड़े हुए हैं, मतलब मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। उसकी पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको कीस्टोन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पूरी पीडीएफ है, कीस्टोन क्लासेस करके चैनल है, उसके सबसे पहले दूसरे तीसरे मैसेज में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और क्या बताना था, हाँ, इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के बारे में पैसेज हुआ और जंबल्स हुए, ये दोनों पार्ट जो हैं हम इस सीरीज में कंप्लीट नहीं करने वाले, क्योंकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ही अच्छा हो सकता है, आपकी ही समझ डेवलप हो सकती है, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। तो किसी से पढ़ना भी मत, मेरी सलाह तो ये है। रीडिंग तो जितनी आप करोगे उतनी बेहतर है। आप डेली का एक दो पैसेज पढ़ने स्टार्ट करो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, कोई प्रीवियस ईयर ले लो, आप उससे कर सकते हो। मेरी सलाह में आप पिनाकल ले लो, पिनाकल में तो अपार है। 400-500 मिल जाएंगे आपको आराम से। उसमें एक एक दो दो पैसेज डेली पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए मेरे हिसाब से अगर किसी को बिल्कुल शुरुआत करनी है, 12वीं पारी हो चुकी, ग्रेजुएशन हो चुकी, और उसको कुछ नहीं आता, तो आपको वोकैब से स्टार्ट करना चाहिए। तो वोकैब्स के जो पार्ट होते हैं वो सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और आपके इडियम फ्रेज होते हैं। ठीक है। ये चार पार्ट्स आपको सबसे पहले पकड़ करनी है, उसके बाद आपको रीडिंग पे कूदना है। क्योंकि अगर आप सीधे रीडिंग पे जाओगे तो भी गड़बड़ है। और जब ये आपके पार्ट लगभग 60-70% कवर हो जाए, मतलब आपको लगे कि 70% के आसपास, 60% के आसपास मैं प्रीवियस ईयर को पढ़ चुका हूं, जिसमें कि 40% के आसपास मेरे दिमाग में है, उसके बाद आप जंप कर सकते हैं ग्रामर पे। ग्रामर का पोर्शन इतना वाइड नहीं है। जब भी एग्जाम्स आते हैं तो किसी एक दो तीन टॉपिक को पकड़ के ही एग्जामिनर आपको क्वेश्चन डालना स्टार्ट करता है, तो आप उसको पकड़ सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। जैसे कि हमने इस वाले पहले पार्ट में आपको तीन टॉपिक जो है आइडेंटिफाई कर दिए थे, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, और एक आपका था आर्टिकल्स। ठीक है। अब उसमें ना नाउन का कोई क्वेश्चन था, ना प्रोनाउन का कोई क्वेश्चन था, ना एडजेक्टिव का था, ना एडवर्ब का था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चार टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि इन चार टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये वाले पोर्शन आ रहे हैं, इसमें ये वाले पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। जैसे एसएससी की बात करूं तो एक्टिव पैसिव और नरेशन भी पढ़ने पड़ते हैं आपको। ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे को इस पेपर में दिखाई नहीं दिया एक भी एक्टिव पैसिव और नरेशन, तो आप इसमें क्यों पढ़ोगे? तो आप अपने ग्रामर के टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब, लेकिन उससे पहले आपको अपने वोकैब पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब बिलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से प्रोवर्ब का मतलब बताओ। आफ्टर विक्ट्री टाइटन योर हेलमेट कोड। आपको अपनी हेलमेट की जो कोड है, नीचे जो पट्टी होती है, उसको टाइट कर लेना चाहिए एक विक्ट्री के बाद। ठीक है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है आपकी जीत हुई, लेकिन आपने दोबारा से हेलमेट टाइट कर लिया, तो आदमी हेलमेट टाइट क्यों करेगा? अपने वस्त्रोजार क्यों टाइट करता है आदमी? लड़ाई के लिए, यानी कि विक्ट्री के बाद दोबारा लड़ाई होने की संभावना है। सीधी सीधी बात ये कह रहा है, बस मेरे को ऑप्शन में से वही ढूंढना है। यूज टू एडवाइस वन टू स्टे फोकस। फोकस रहना है, हेलमेट की कोट टाइट करनी है, और मतलब फोकस रहोगे, हेलमेट की कोट टाइट करोगे तो प्रिपेयर रहोगे। इवन आफ्टर अचीव सक्सेस, आफ्टर विक्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है। सीधा सीधा मेरे को मतलब दिख रहा है। एज न्यू चैलेंजेस एज एंड ऑब्स्टिकल्स में अराइज, मतलब कि न्यू चैलेंज भी आ सकता है और ऑब्स्टिकल भी आ सकता है आगे चल के। तो हमारा ये वाला मतलब जो है हमारी प्रोवर्ब पे, और प्रोवर्ब हमारी कुछ नहीं होती, वो हमारे इडियम फ्रेज का ही टाइप है। ठीक है। इडियम फ्रेज का ही टाइप है वो, मतलब ये इडियम फ्रेज में भी आता है। जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो यही वाला सेंटेंस आपको इडियम फ्रेज में भी देखने को मिलेगा, तो सेम चीज है हमारे लिए। सेम है, हमको उनसे इंग्लिश में वो करनी है, पीएचडी थोड़ी ना करनी है। तो हमारे लिए इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब सब सेम चीजें हैं। फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब, इडियम फ्रेज जो आ जाए हम एक ही टॉपिक में लेकर चल देंगे। ठीक है। आफ्टर विक्ट्री टाइटन योर हेलमेट कोड, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर, बाकी के मैं आपको बता देता हूँ कैसे गलत होंगे। हाउएवर बिग टास्क इज इट स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स। इसमें तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा भाई। बिग टास्क के लिए छोटे स्टेप से शुरू करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिग कर चुका, विक्ट्री कर चुका, तो ये नहीं होगा। फॉल इनकंसिडरेट वर्ड्स कैन कॉज मोर पेन देन ए फिजिकल अटैक। ठीक है। अगर आपको इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, आप इसका सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। इनकंसिडरेट वर्ड्स कैन कॉज मोर पेन देन द फिजिकल अटैक।
फिजिकल अटैक से ज्यादा दर्द देते हैं, दर्द तो थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो जीत रहा है भैया, ये तो भाई साहब जीत रहे हैं, तो जीत रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, यहाँ तो पेन वेन की कोई बात ही नहीं है। ए पर्सन विद सम नॉलेज ऑफ सेवरल फील्ड्स कैन नॉट बी मास्टर इन एनी ऑफ देम। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड की और एक फील्ड की तो कोई बात नहीं हुई ना, यहाँ तो विक्ट्री हो गई, उसके बाद आपने अपनी वो हेलमेट कोड टाइट कर ली, तो आपका ये भी मतलब नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो मेरे पास मिलता है, मेरे को प्रोफाउंड का मतलब बताने के लिए कहा गया है। कभी मेरे को आइडेंटिफाई करना है सिनोनिम से या एंटोनिम से। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, ये 4 अल्टरनेटिव्स हैं, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी कि मेरे से यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये सिनोनिम्स की बात कर रहा है। अगर बेस्ट अपोजिट एक्सप्रेशन की बात कर लेता तो मेरे से वो एंटोनिम्स हो जाता। अगर मैं प्रोफाउंड की बात करूं तो प्रोफाउंड का मतलब होता है हमारा हैविंग और शोविंग, हैविंग और शोविंग, यानी कि या तो हो या तो शो कर रहा हो। ग्रेट नॉलेज, कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, या तो एक्चुअल में है या तो शो कर रहा है, ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो प्रोफाउंड का मतलब क्या हुआ, या तो उसके पास हो या फिर वो मेरे को दिख रहा हो कि उसे है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब हमारा ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर जिस बंदे को ऑप्शंस को अगर मैं एलिमिनेट करूं, क्योंकि दो ये ऑप्शन जो है वो करेक्टली अपोजिट है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, समथिंग शैलो समथिंग डीप, यानी कि उथला और यानी कि गहरा। इसका मतलब होता है उथला, इसका मतलब होता है गहरा। सबसे पहले मैं इनको ही देख लेता हूँ भाई। अगर कोई चीज शैलो है यानी कि ऊपरी ऊपरी सतह पे है, तो वो तो डीप तो है नहीं, और नॉलेज तो डीप होती है, तो हमारे ये जो वर्ड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं मैनिफेस्टिंग की बात करूं, मैनिफेस्टिंग का मतलब हमारा क्या होता है, टू मेक, या टू मेक नहीं, इसको ऐसे लिख लो, डिस्प्ले बीइंग क्लियर और बीइंग क्लियर और ऑब्वियस, ऑब्वियस, बीइंग क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड, आई और माइंड, यानी कि आंखों और दिमाग के लिए बिल्कुल क्लियर होना, ठीक है, यानी कि खुले आंखों से सपने देखना, एक तरीके से ये, ठीक है। और अब हमारा बचता समथिंग डीप, गहरा होगा तो भैया नॉलेज भी होगी, जितने समुद्र में गहरे उतरते चले जाओगे उतने ज्यादा आपको जीव मिलते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा आपको नॉलेज गेन होती चली जाएगी। तो समथिंग डीप को आप इस तरीके से प्रोफाउंड से मैच करा सकते हो। प्रोफाउंड का आपको मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे सुपरफिशियल हमारा यहाँ पे इंग्लिश में टॉपिक ही होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ इंपोर्टेंस, यानी कि किसी चीज की किसी जगह पर इंपोर्टेंस कम होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते फटाफट फटाफट। ऑब्सेशन का मतलब हमारा हमें पता है, ऑब्सेशन हमारा नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है जुनून। कैसे गड़बड़ हो रही है, जुनून, हाँ ठीक है। अगर ये आपका वन वर्ड्स में आता है, जैसे इसमें तो क्या रखा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। जुनून अगर आपका उसमें आता है, ऑब्सेशन अगर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, तो हमारा कैसा आएगा, ए पर्सन और थिंग दैट समवन थिंक अबाउट टू मच। एक पर्सन या थिंग के बारे में जिसके बारे में कोई व्यक्ति या समवन कोई भी बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है, तो वो जुनून हो जाता है। जैसे कि आजकल की जनरेशन है, कोई एग्जांपल नहीं देना चाहता मैं इस बारे में, आप समझ जाएंगे, ठीक है। फेटिश की अगर मैं बात करूं तो फेटिश हमारा क्या होता है, एक्सेसिव और इरेशनल डिवोशन, डिवोशन, डिवोशन टू समवन, समवन और समथिंग, समथिंग भी तो हो सकता है, किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिवोशन हो। डिवोशन का मतलब तो भक्ति भाव, ठीक है, एकदम से मतलब बस आप ही हो जो कुछ हो, ठीक है। अपैथी का मतलब हमको पता है, अपैथी का तो मतलब हमने पहली क्लास में भी देखा था शायद, है ना, उदासीनता होता है इसका मतलब हमारा, इनडिफरेंस,
कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब हमारा होता है उदासीनता। तो अगर मैं बाकी दोनों की बात करूं तो बाकी दोनों ये आपस में सिनोनिम्स है, तीनों के तीनों। अनकंसर्न, किसी पे ध्यान ही ना देना। डिसरिगार्ड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन, पे नो अटेंशन और इग्नोर। ठीक है, तो ये आपस में भी सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है। तो अगर आपको इन तीनों का मतलब पता है और इन दोनों का भी नहीं पता तो भी आप इसको लगा सकते हो कि भैया अगर इन तीनों में से कोई भी एक आता है ऑप्शन, तो आपका भैया तो हमारा चैलेंज में चला जाएगा और नंबर सबको मिलेंगे। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, उसने 3 ऑप्शन एक जैसे दिए, एक ही अलग दिया है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, चूज द आंसर बिलो दैट स्पेल्स द वर्ड इन बोल्ड करेक्टली। डांसिंग एंड सिंगिंग वर अमंग हर मैनी अकॉम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट, अभी ये एग्जामिनर क्या कर रहा है पता नहीं, मेरे को पीडीएफ में गड़बड़ आ रही है, पेपर में भी आ रही है, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसने क्या काम करा है कि बोल्ड बोल दिया है और इन दोनों वर्डों को चिपका दिया है, मैनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को आपस में चिपका दिया है। अब कर लो आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है अकॉम्प्लिशमेंट, आपको इसका करेक्ट बताना है। ठीक है, जैसा कि मेरे को ऑप्शन को देख के पता चल रहा है। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कुछ प्राप्त कर लेना या कुछ पा लेना। तो इसका जो करेक्ट वर्ड है वो आपका ये है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए शिप इन ए हार्बर। अब मेरे से क्या पूछा, प्रोवर्ब का मतलब पूछा। मैंने बोला भैया तो इडियम फ्रेज का एक टाइप है। ठीक है, शिप इन द हार्बर। हार्बर क्या होता है, हमारा बंदरगाह। इज सेफ, एक जो जहाज है वो बंदरगाह में सेफ है। बट दैट्स नॉट व्हाट ए शिप इज फॉर। अब शिप होता है इसलिए, वो तो समुद्र में चलने के लिए होता है, लेकिन वो तो हार्बर में खड़ा है। हार्बर में खड़ा सेफ तो है, लेकिन काम उसका वो थोड़ी ना है। ठीक है ना, जैसे कि जनरल आइडिया अगर मैं वैसे नॉर्मली बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक इंसान का काम घर से बाहर निकल के काम करना है, लेकिन वो घर पे पड़ा हुआ सेफ तो है, लेकिन वो घर पे पड़ा हुआ है, काम तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रेम है। शिप इन ए हार्बर, बंदरगाह में एक शिप सेफ है, लेकिन ये इसका काम तो नहीं है। अब मेरे को इसी तरीके के मीनिंग से मिलता जुलता एक ऑप्शन ढूंढना है। पीपल हु अपीयर थ्रेटनिंग रेयरली टू हार्म। मतलब या तो घर पे सेफ वेफ की बात कर रहा था, कैसी बात कर रहे हो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब मेरा घर जो है या शिप के लिए जो हार्बर है वो कंफर्ट जोन है, वो उसका कंफर्ट जोन है। टू ग्रो, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब मतलब कि अगर शिप नहीं जाएगा समुद्र में तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, या फिर जो भी उसका काम होगा, मिलिट्री शिप होगा, ट्रांसपोर्ट शिप होगा, शिपमेंट के लिए होगा, जिस तरीके के काम के लिए होगा उसके लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा हार्बर से। यानी कि हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। किस लिए, टू ग्रो और फुलफिल योर पोटेंशियल। अपने आप को ग्रो करने के लिए और फुलफिल करने के लिए कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमारा ये जो है ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। कंसीडर कि हमें ये नहीं पता कि ये हमारा आंसर था, तो हम बाकी दोनों को भी पढ़ेंगे एक बार। योर एक्शंस गुड और बैड डिटरमाइन व्हाट यू गेट। नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा। भाई मेरे जो गुड और बैड एक्शंस होते हैं उससे मेरी सेफ्टी का या फिर मेरे पोटेंशियल का या मेरे कंफर्ट जोन का, मतलब जैसा कि मेरे को इसमें दिख रहा है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। भाई मेरी सेफ्टी का क्या मतलब है उससे, या मेरे बाहर निकलने से क्या मतलब है उसका, मेरे एक्शंस का। तो ये भी मेरा गलत हो गया। इट इज बेटर टू डील विद प्रॉब्लम्स इमीडिएटली देन वेट। प्रॉब्लम्स को एकदम से फेस कर लो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात तो नहीं हो रही है। चलो मैं एक बार को मान लेता हूँ कि हो भी रही। बाई वेन दे वर्सन एंड बिकम मच बिगर। मतलब मेरे को प्रॉब्लम तो इस क्वेश्चन ने दी नहीं है, मेरे को सीधा सीधा बोला है कि भैया अपने जहां भी हो वहां से बाहर निकलो और जो काम है वो आप काम करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई नहीं है, हाँ निकलने के बाद आ सकती है, वो बात अलग है। तो इस तरीके से आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, और बाकी आपको ये ऐसी का ऐसी याद करना है। ठीक है, ये आपका रिमेंबर के लिए है। ये तो मैं आपको सिर्फ जोड़ के बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से, अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, एन आर्टिकल चूज द आंसर बिलो दैट स्पेल्स द वर्ड बोल्डली इज करेक्टली। देखो फिर मिला के लिख दिया, ये माई और अटेंशन को मिला के लिख दिया। अटेंशन के लिए पूछा है, अब अटेंशन के लिए पूछा है, आप यहां देख सकते हो कि
भैया ये तो वर्ड ही सेम है। ATTENTION, ये देखो कमाल की बात देख रहे हो, यहाँ पे और यहाँ पे जो वर्ड है वो सेम है। माय अटेंशन, ये डीएसएसबी में कमाल का बोर्ड है वैसे, सही बताऊं, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन, ठीक है। चलो अटेंशन आपको मिल गई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इवन इन सॉरी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब यानी कि इडियम फ्रेज बिलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द डार्केस्ट आवर हैज ओनली 60 मिनट्स ओनली, यानी कि सिर्फ 60 मिनट है। किसको? डार्केस्ट आवर को। डार्केस्ट आवर सिर्फ 60 मिनट का होता है, मतलब बुरा समय सिर्फ 60 मिनट का हो सकता है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। अंधेरा, अंधेरा सिर्फ 60 मिनट चलता है। इस तरीके से अगर मैं लिंक कर पाऊं अपनी पास्ट की मेमोरी से, अंधेरा सिर्फ 60 मिनट चलता है, यानी कि सिर्फ 60 मिनट का मतलब छोटा सा टाइम पीरियड है। इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स देयर इज अ होप एंड अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। सिर्फ एक लिमिटेड ड्यूरेशन होती है डार्कनेस की। ये तो सीधा का सीधा ही लिंक कर रहा है, इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आपको अगले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डार्कनेस देते हैं इसने सीधा लिंक कर दिया। लिमिटेशन पीरियड हमारा ओनली से कब हो गया, मैच हो गया, और डार्कनेस हमारी डार्कनेस से मैच हो गई। इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स ओनली 60 मिनट्स, डार्केस्ट आवर से हमारा ये मैच हो गया पूरा का पूरा, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। बेस्ट एक्सप्रेस बोल रहा है, यानी कि सिनोनिम्स की बात कर रहा है, ठीक है। बेस्ट अपोजिट बोल देता तो हमारा एंटोनिम्स की बात हो जाती। अब होनिंग वर्ड अच्छा है, होनिंग वर्ड जो है वो हमारा अच्छा है। अच्छा मैं से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मतलब कम आता है, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब होनिंग का हमारा क्या मतलब होता है? होनिंग का मतलब होता है हमारा विकास करना, यानी कि तराशना। जैसे हम पत्थर को काटते हैं ना, ये मेनली यूज होता है पत्थर के लिए शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। होनिंग का मतलब होता है तराशना। जैसे कि आपने कभी, हाँ यूट्यूब वगैरह तो बहुत चलाते हैं, इंस्टा वगैरह, तो मेरे हिसाब से आपने कभी ना कभी देखा होगा, ब्लैक रॉक होती है, जैसे कि जो हमारी लावा को ठंडा एकदम एक्सट्रीम पे लाके लावा जब निकलता है और एकदम से ठंडा हो जाता है, तो वो ब्लैक कलर की चमकीली सी रॉक बनती है, जिससे कि बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। वो शायद मेरे हिसाब से सब सर्जिकल ब्लेड से भी 3 गुना ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। तो उसके उसमें बिहाफ में जो है होनिंग बहुत यूज होता है। तो होनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को तराशना, स्मूथ एंड शार्पन बोल सकते हैं, स्मूथ एंड शार्पन बोल सकते हैं। अब ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में मेरे दोनों दिए हुए हैं। ऑप्शन में मेरे स्मूथ भी दिया हुआ है, मेरा शार्पन भी दिया हुआ है। लेकिन भैया खाली स्मूथ करके तो काम चलेगा नहीं, शार्पन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शार्पन हो ना हो, मतलब स्मूथ हो ना हो, लेकिन शार्प होना जरूरी है। शार्प चीज अपने आप ही स्मूथ हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखना, जितनी भी शार्प चीज होंगी वो सारी की सारी स्मूथ होंगी। आप अपना दिमाग थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे, चक्कू प्लेट व्लेट टाइल वाइल के टुकड़े जो कुछ भी देखोगे वो सब शार्प होंगे और आपके स्मूथ होंगे, ठीक है। तो आपका शार्प होना ज्यादा जरूरी है स्मूथ होने से, ठीक है। 2 कीवर्ड्स में से आपका जो शार्प वर्ड है वो आपका ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूं, 2 ऑप्शन हो गए। पॉलिश का मतलब हो गया आपका, क्या बोलते हैं, पॉलिश का मतलब हो गया तराशना। पॉलिश का मतलब, पॉलिशिंग का मतलब हो गया तराशना। और ये वर्ड जो है न्यूम्बिंग, न्यूम्बिंग, ये वर्ड बनता है हमारा न्यूम से, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है इसमें सिर्फ आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बनाया गया है इसे, ठीक है। तो इसका वर्ड का मतलब होता है हमारा संवेदनहीन, या फिर आप कह सकते हो नॉट एबल टू फील एनीथिंग। ठीक है, ये वर्ड भी काफी कम आता है, ये वर्ड भी काफी कम आता है। दोनों ही वर्ड जो है वो आपस में काफी कम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, और मेरे हिसाब से इसके बाद 10 के बाद जो है हमारे पैराग्राफ चालू है, तो हमारे 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, फिर से बेस्ट एक्सप्रेस आ गया, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग।
तो हमारे सिनोनिम्स की बात करें, एक भी एंटोनिम्स नहीं है अभी तक, सिंगल एंटोनिम्स अभी तक लगभग 30 क्वेश्चन होने को जा रहे हैं, एक सिंगल एंटोनिम्स नहीं आया, सब सिनोनिम्स पूछ रखे हैं, पता नहीं। ठीक है, तो रेपुटेशन की अगर मैं बात करूं, मेरे से रेपुटेशन का सिनोनिम्स पूछा है, तो रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अब मैं एक एक करके यहाँ पे अगर मैं सिनोनिम्स की बात और कर लूं, रेपुटेशन के सिनोनिम्स की बात कर लें। रेपुटेशन का सिनोनिम्स एक तो होता है क्रेडिट, आजकल की जनरेशन को क्रेडिट कार्ड की बहुत आदत है, क्रेडिट कार्ड का स्कोर ज्यादा होगा तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, जिसे क्या बोलते हैं वो, एक वर्ड भी तो होता है उसके लिए, क्रेडिट स्कोर का एक वर्ड होता है या क्रेडिट स्कोर ही होता है, हाँ क्रेडिट स्कोर ही होता है, तो उसके बिहाफ पे आपको चीजें मिलती है, यानी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है तो आपकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, जिससे कि आपको लोग इजिली वो कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको पैसे दिए जा सकते हैं। ठीक है, डाउन है मतलब कि भाई डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट करता है तो रेपुटेशन इसकी कम है, इस तरीके से। ओनर, ओनर हमारा होते हैं, जैसे कि हमारे 26 जनवरी के परेड पे राष्ट्रपति वगैरह ऑनर देते हैं, पद्म भूषण पद्म विभूषण देते हैं, तो ऑनर करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एस्टीम एक अच्छा वर्ड है जिसे आप याद रख सकते हैं, एस्टीम प्रतिष्ठा के लिए। स्टेचर, ये पॉलिटिकली बहुत यूज होता है स्टेचर, किसी पॉलिटिशियन का कद कितना है, स्टेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी, स्टेचर ऑफ सीतारामैया, ऐसे इस तरीके से बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एमिनेंस एक वर्ड है आपका, और एक वर्ड आप लिख लो रेप्यूट, रेप्यूट रेप्यूटेशन का ही आपका वो है, क्या बोलते हैं, नाउन वर्ड है। ठीक है, रेप्यूट, रेप्यूट भी आ सकता है, मतलब चांसेस है, मैंने इसलिए लिखवा दिया। ठीक है, या फिर काट भी सकते हैं, रेप्यूटेशन ही तो है। ठीक है, एमिनेंस ही छोड़ दो। अगर मैं अब बात करूं ओडीएम की, अब यहाँ पे क्या है, मैंने रेपुटेशन का ये वर्ड्स लिखवा दिए, और एक आपका ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर यानी कि चरित्र, चरित्र भी तो इसी में ही आएगा, कैरेक्टर का हिंदी में मतलब होता है चरित्र, अच्छा चरित्र या बुरा चरित्र वो तो अलग चीज है, लेकिन चरित्र अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड है, चरित्र का मतलब ही अपने आप में प्रतिष्ठा के सेंस में हो गया। ठीक है, अगर मैं ओडीएम की बात करूं तो ओडीएम का मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिसलाइक, वाइड स्प्रेड डिसलाइक, वाइड स्प्रेड डिसलाइक का मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में ख्याति होगी ये गलत आदमी है, ख्याति का मतलब दूर दूर तक पता हो, आपके इलाके का कोई गुंडा हो, कोई मवाली हो, या कोई सूदखोर हो, सूदखोर जो कि ब्याज पे पैसा देते हैं। ठीक है, जैसे कि विजय माल्या, वाइड स्प्रेड डिसलाइक है उसके बारे में, कि सबको पता है कि वो गलत आदमी है। ठीक है, तो ये हमारा ओडीएम होता है, इसका ओडीएम का मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिसलाइक और डिसअप्रूवल, वाइड स्प्रेड डिसलाइक, या इसको आगे और लिख लो, और डिसअप्रूवल, कि उसे कोई अप्रूव ही ना करता हो, डिसअप्रूवल ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए, चलो ये लिख लेते हैं, डिसअप्रूव ऑफ ए पर्सन और एक्शन। ठीक है, ये हमारा इसका पूरा मतलब हो गया। ठीक है, ह्यूमिलेशन का मतलब क्या हो गया, ह्यूमिलेशन का मतलब तो बेइज्जती होता है, सेम हो गया, इसके मेरे हिसाब से मीनिंग लिखवाने के तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेम आ गया। एम्बेरसमेंट हो गया, ये वर्ड काफी आता है, एम्बेरसमेंट, रेशमेंट, डबल एस एम ई एन टी, एम्बेरसमेंट हो गया। एक बहुत अच्छा वर्ड जो आता है ह्यूमिलिएशन के लिए वो है चैगरिन, ये बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, इसको तो नोट डाउन करके रख ही लेना। एबेसमेंट भी होता है एक वर्ड, ये भी काफी आता है, एबेसमेंट। ठीक है, ये आपको ये वर्ड जो है, ये बाकी ये जो दो वर्ड है ना, ये तो काफी ज्यादा आते हैं, मतलब अच्छा पेपर बनता है तो डालते हैं उनको। ठीक है, डिसऑनर का मतलब सबको पता ही है कि जिसका ओनर डिस कर दिया जाए नहीं, मतलब डिसऑनर का मतलब होता है किसी की प्रतिष्ठा को छीन लेना। ठीक है, सीधा सीधा इसका अगर अपोजिट पूछा जाता तो आपका इन चारों ऑप्शन में से डिसऑनर हो जाता। ठीक है, ये हमारा एंटोनिम्स हो जाता इसका सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन, एरे। In the following question, out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning of the given word. फिर से हमसे सिनोनिम्स पूछ लिया, नॉट ए सिंगल वर्ड्स ऑफ एंटोनिम्स। ठीक है,
तो सिनोनिम्स पे ज्यादा ध्यान दो, क्या कह सकते हैं। पर सिनोनिम्स आपको पता होंगे तो एंटोनिम्स वैसे ही पता चल जाएंगे। भाई मैंने क्या पढ़ा, मैंने एरे का सिनोनिम्स पढ़ा और मैंने उसके गहरे का भी सिनोनिम्स पढ़ लिया, मतलब उसके अपोजिट का भी सिनोनिम्स पढ़ लिया। अब मैंने एरे और गहरे के दोनों को सिनोनिम्स पढ़ लिए। अब एरे का अपोजिट पूछ लेता है तो या तो गहरा आएगा या तो गहरे के भाई आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एरे का मतलब हमारा क्या होता है, एरे जो होता है वो हमारा दो तरीके से यूज होता है। ठीक है, दो तरीके मैं आपको सीधी वो लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। जब ये आएगा अगर आपको वन वर्ड में, तो एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग की एक रेंज होनी चाहिए, मतलब ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ही चीज का बहुत सारा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ तो बहुत सारी चीजों की बात हो रही है तो ये गलत हो जाएगा। सिंगल ये गलत हो जाएगा। यूनिक तो अपने आप में ही एक होता है जो दुनिया में अकेला, जैसे सूरज, हमारी दुनिया के लिए सूरज अकेला ही है, यूनिक है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही वर्ड बैठता है वो हमारा बैठता है क्या, हमारा कलेक्शन। ठीक है, मैं इसके सेकंड उसकी एरे की बात कर रहा था, तो एरे हमारा यूज होता है महाभारत में। एक जगह एरे का यूज देखा है मैंने, मतलब मेरे को याद है वो मतलब मैंने उस टाइम पे पढ़ा था तो मैंने ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था कि एरे का मतलब क्या होता है। एरे का मतलब होता है व्यू, अभिमन्यु की व्यू रचना या फिर व्यू रचना। आता नहीं है लेकिन आप इसको याद करने के लिए कर सकते हो कि व्यू रचना में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और एक जगह इकट्ठे हो रखे होते हैं किसी को घेरने के लिए। ठीक है, कलेक्शन भी तो वही होगी। ठीक है, एक बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठी। तो आपका ये वाला जो पेपर है ये आपका यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैंने आप तक तो देखो कुछ मांगा नहीं है, वैसे भी फायदा भी है मेरे को उनसे पैसे ना, देखो मेरे पैसे जा रहे ना मेरे को पैसे आ रहे। ठीक है, तो मेरे को कोई ज्यादा फर्क इनसे पड़ता नहीं है। बाकी अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एप्रिसिएशन बहुत है मेरे लिए अगर आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताए थे अच्छा लग रहा है। और अगर जो अच्छा नहीं लग रहा है, जहां भी आपको लग रहा है कि ये लूप होल है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। एक लूप होल जो मुझे समझ में आता है कि आप बोलेंगे कि पीपीटीज में बना के कर दो, हिंदी इंग्लिश में कर दो। देखो हिंदी इंग्लिश में तो इंग्लिश का फायदा ही क्या है, आप खुद बताओ। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है हिंदी और मैं आपसे बोलने लग जाऊं भाई हिंदी हिंदी में नहीं, हिंदी इंग्लिश में ही पढ़, तब जाके मजा आएगा। तो ये तो बेवकूफ, मतलब बेवकूफी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब तो बेकार सी बात है। तो इंग्लिश को मैं पीपीटी बना के अगर उसको ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, पहली बात तो करूंगा ही क्यों, और दूसरी बात अगर मैं करूंगा नहीं तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ा देता हूँ, मेरा मेरा भी टाइम बच जाता है उससे। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसकी पीपीटीज वगैरह बनाई भी नहीं है। बाकी अगर और कोई सजेशन हो तो बिल्कुल देना। आपको जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे। सबसे ऊपर में पहली दूसरी मैसेज ही मेरे हिसाब से पीडीएफ ही है, तो आप वहां से निकाल सकते हो। बाकी आपसे बाद में मिलते हैं। जहां तक है कल मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट करेंगे मैथ वाला, उसको भी 2-3 दिन हो गए, तो एक प्रैक्टिस सेट वो भी कर लेते हैं। 2.5-3 महीने में आराम से इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एक का किसी का मैसेज आ रखा था कि रीजनिंग करा दो। अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग मैंने कभी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाया है, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू के मिसलेनियस क्वेश्चन लगाए बिना किसी सिंगल टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, तो मेरे को नॉलेज ही नहीं है रीजनिंग की कि कहाँ से पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, किस टॉपिक में से कितना पढ़ा जाता है। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाया, उसके सॉल्यूशन देखे, उसके सॉल्यूशन में से जो अच्छा लगा वो अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करता चला गया। मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही हुई है। ठीक है, और मेरे नंबर भी कोई खास नहीं आते थे मेरे। 50 में से मान के चलो तो मेरे मैक्सिमम भी कूदे हैं तो 46-47 कूदे हैं, 50 तो कभी आए भी नहीं है। तो मैं उसको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, नमिता था मातृ की तरह। ठीक है, तो आपसे कल मिलते हैं, धन्यवाद।